बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी गाइस? आप करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। बाकी किसी भी टीजीटी पीटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप किसी भी स्टेट के, और बाकी अदर भी किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी डेफिनेटली आप वीडियो देख सकते हैं। इक्वली बेनिफिशियल रहेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि टीजीटी पीजीटी SSSB इस टाइप के असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह एग्ज़ाम होते हैं, तो इन सब में आप जो है इस वीडियो को देख सकते हो, आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या है आज के सेशन में गाइस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक चैनल को, फटाफट से कर लीजिए और इसके बाद शुरुआत कर लेते हैं। और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि गाइस वीडियो जो है सभी लोगों के पास पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टू विच सेंचुरी डिड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग। गाइस आपको पता है कि चार्ल्स लैम्ब किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे। तो इनका जो डेथ है वो इनकी हुई थी 1834 में। इनकी डेथ कब हुई थी गाइस? 1834 में इनकी डेथ हुई थी। तो हमारा जो है क्या बनता है, 19th सेंचुरी हमारा आंसर हो जाएगा। और 1775 में ये पैदा हुए थे, ठीक है। 1775 में पैदा हुए थे और 1834 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनका जो पीरियड रहा है वो 19th सेंचुरी हम कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन ड्रीम चिल्ड्रन। चार्ल्स लैम्ब का जो ड्रीम चिल्ड्रन नाम का वर्क है, इसमें कौन सा रेफरेंस हमको नहीं मिलता है, ठीक है। कौन सा रेफरेंस हमें नहीं मिलता है? तो ये तो रॉबिन है, ये बी ऑप्शन में गाइस रेबिन जो लिख गया ना, ये रॉबिन है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, हाँ, तो ये रॉबिन है। ये मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर ROBIN, ठीक है, रॉबिन रेड ब्रेस्ट्स। तो यहाँ आपको बताना है कि किसका रेफरेंस नहीं मिलता है। तो गाइज जो ये द चिल्ड्रन इन वुड, ये भी मिलता है। रॉबिन रेड ब्रेस्ट्स का भी मिलता है। द 12 सीजर्स का भी मिलता है। बाकी जो फीबे है इसका रेफरेंस नहीं मिलता है। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, इसका जो है ये है नहीं मिलता है गाइज, ठीक है। Lamb's essays are a sort of fragmentary autobiography. Out of the following pairs, find out mismatched. लैम्ब के जो एसेज हैं वो सॉर्ट ऑफ फ्रेगमेंट्री हैं, ऑटोबायोग्राफिकल हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है उन्हीं की थ्योरी से रिलेट करके जो है उन्होंने लिखे हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं मिसमैच की। तो कौन सा मिसमैच है? क्रिस्ट हॉस्पिटल क्या किसको कहा गया है? क्या लैम्ब का ओल्ड स्कूल डेज कहा गया है? ब्लैक्समोर किसको कहा गया है? लैम्ब्स बॉयहुड को कहा गया है? लॉवेल ऑफ ओल्ड बेंचर लैम्ब्स का ब्रदर है, या फिर ओल्ड चाइना मैरी लैम्ब? तो क्या यहाँ पर आंसर होगा? तो ये जो टर्म दिए हुए हैं, ये जो क्रिस्ट हॉस्पिटल है, ब्लैक्समोर है, लव ऑफ ओल्ड वेंचर है, तो इनके सामने ये दिया गया है कि क्या कहा गया है इनको इनके एसेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी है, लॉवेल ऑफ ओल्ड वेंचर। ये हमारा मिसमैच है, बाकी सारे के सारे सही हैं, ठीक है। जो सी ऑप्शन है वो मिसमैच है, राइट। चलिए, ये जो डिस्क्राइब है ना, जो लेवल ऑफ ओल्ड वेंचर है, उसको कहा गया है द ओल्ड वेंचर ऑफ द इनर टेम्पल, ठीक है। ओल्ड वेंचर ऑफ द इनर टेम्पल, ना कि लैम्ब्स ब्रदर। इन द स्कॉलर जिप्सी, द स्कॉलर जिप्सी इज़। तो स्कॉलर जिप्सी में जो स्कॉलर जिप्सी है वो क्या है? मैथ्यू अर्नोल्ड खुद हैं, अ नेटिव बॉर्न जिप्सी है, अ फॉर्मर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट है, या फिर अर्नोल्ड फ्रेंड है? कौन है इसमें? अर्नोल्ड के मित्र हैं क्या? कौन है गाइस इसमें? ये आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ फॉर्मर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, ठीक है। अ फॉर्मर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट जो है इसका आंसर है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु बिलीव्स, कौन बिलीव करता है दैट पोएट्री हैज़ सिग्निफिकेंट यूज़ इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो कौन इस चीज़ पे भरोसा करता है कि जो पोएट्री है उसका एक सिग्निफिकेंट यूज़ है किस चीज़ में? प्रोसेस में, नॉलेज के प्रोसेस में, क्रिएशन में, प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स में, है ना। कि किस तरीके से ह्यूमन बींग जो है वो प्रोग्रेस हुई है, मानव प्रोग्रेस की है मानव ने, तो इसका जो है एक पोएट्री में मिलता है हमको सिग्निफिकेंट यूज़ है। तो यहाँ WB येट्स का मानना है, मैथ्यू अर्नोल्ड का है, TS एलियट का है, या फिर एरिस्टोटल का है? तो यहाँ जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड ऐसा मानते थे, ठीक है। चलिए, और ये कब किस में कहा है इन्होंने? द स्टडी ऑफ पोएट्री में, जो कि आया था इनका, कब आया था? 1888 में, ठीक है गाइज, 1888। और 1888 जो है इनका क्या है, बता सकते हैं आप मुझे? देखिए 1822 में तो ये पैदा हुए थे और 1888 में ये मर गए थे, है ना। तो इसी ईयर में इनका एक वर्क आया था, स्टडी ऑफ पोएट्री, स्टडी ऑफ
पोएट्री, वो इसी साल में आया था 1888 में। तो इसी में इन्होंने ये बात मानी थी। मैथ्यू अर्नोल्ड वर्कड एज, मैथ्यू अर्नोल्ड ने किस इनमें से कौन सा काम किया है? क्या वो पास्टर रहे, स्कूल इंस्पेक्टर रहे, लाइब्रेरियन रहे या फिर रग्बी कोच? तो गाइज बी ऑप्शन होगा, वो स्कूल इंस्पेक्टर रहे। थॉमस अर्नोल्ड जो उनके फादर थे वो क्या थे? हेड मास्टर थे उसी स्कूल में, रग्बी स्कूल में, और उन्हीं में जो है ये फिर इंस्पेक्टर रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। मुल्कराज आनंद डाइड इन द ईयर, हमने कल भी ये क्वेश्चन मैंने जन्म हुआ था और कब इनकी डेथ हो गई थी। तो गाइस जन्म जो है मुल्कराज आनंद का 1905 में हुआ था और डेथ कब हुई थी ये आपको बताना है। तो इनकी जो डेथ थी गाइस वो हो गई थी 2005 में। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, 2005 में इनकी डेथ हो गई थी। और अभी जन्म कब बताया मैंने आपको, ये बताया है 1905 में। ठीक है, 1905 में पैदा, सॉरी 5 नहीं गाइस, 2004 में डेथ हुई थी। सॉरी गाइस, है ना, सी ऑप्शन होगा। 2004 में इनकी डेथ हुई थी और पैदा कब हुए थे ये? पैदा हुए थे ये 1905 में। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। मतलब कितने साल जिए टोटल ये बता सकते हैं? 99 ईयर, है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो। काफ़ी इनका लंबा टाइम स्पेन रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क बाय मुल्कराज आनंद, इनमें से कौन सा वर्क मुल्कराज आनंद का नहीं है? द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस बिल्कुल इन्हीं का है। कूली बिल्कुल इन्हीं का है गाइज। कब आया था कूली? इंपॉर्टेंट वर्क है, एक सेकेंड, कूली इंपॉर्टेंट वर्क है गाइज। कब आया था? 1936 में। ठीक है, और कांथापुरा, टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये भी इन्हीं का है। ये कूली भी इन्हीं का है, ये भी इन्हीं का है। टू लीव्स एंड अ बर्ड ये कब आया था? 1937 में आया था, कूली के तुरंत बाद आ गया था। और ये जो कांथापुरा है गाइस, ये इसका आंसर होगा। जो कांथापुरा है ये इनका नहीं है बल्कि ये राजा राव का है। कांथापुरा किसका है? राजा राव का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, इनका कौन सा ऐसा वर्क है जॉन गाल्सवर्दी का जिसमें कैपिटलिस्ट और लेबर्स के बीच कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, एक झगड़ा दिखाया गया है? तो ये जो है स्ट्राइक है। स्ट्राइक से समझ लीजिए, स्ट्राइक क्या कहते हैं? स्ट्राइक कहते हैं ना जब कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच में किसी भी फैक्ट्री में जो है झगड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग स्ट्राइक कहते हैं। तो स्ट्राइक से ही बन गया स्ट्राइक। कब आया था? ये आया था आपका 1609 में। ठीक है, स्ट्राइक आया था 1609 कह रही हूँ, 1909 में, है ना, 1909 में आया था आपका स्ट्राइफ। ठीक है, चलिए सिल्वर बॉक्स 1906 और लॉयल्टी शायद 1920 या 22 में आया था, ऐसा ही है इसका। विच इज़ नॉट अ प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी, इनमें से कौन सा जॉन गाल्सवर्दी का प्ले नहीं है? देखिए आप अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ही, नहीं तो गड़बड़ करके आ जाएंगे। वहाँ पर प्ले पूछा है तो प्ले तो सिल्वर बॉक्स भी प्ले है, सिल्वर स्पून, स्ट्राइफ और जस्टिस। तो ये जो ए, सी और डी ये तो हमारे तीनों के तीनों प्ले हैं, है ना। ये कब आया था? ये कब आया था हमारा सिल्वर बॉक्स? सिल्वर बॉक्स की बात करें तो ये आया था आपका, अभी बताया था मैंने, 1906 में आया था। स्ट्राइफ की बात करें 1909 में आया था और जस्टिस की बात करें तो 1910 में आया था। तो ये जो सिल्वर स्पून है ये गाइज इनका नॉवेल है। क्या है ये इनका नॉवेल है, ये इनका प्ले तो बिल्कुल भी नहीं है ना। चलिए आगे क्या क्वेश्चन है हमारे पास? चलिए हु कॉइन द टर्म जेंडर परफॉर्मेटिविटी, ये एक टर्म है जेंडर परफॉर्मेटिविटी। तो ये किसने कॉइन किया है? इसका आंसर आपको देना है। तो गाइस इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर? ये हो जाएगा आपका जूडिथ बटलर, है ना। किसने कॉइन किया है? जूडिथ बटलर। जेंडर क्या है ये? परफॉर्मेटिविटी, ठीक है ना। इसमें जेंडर परफॉर्मेटिविटी है, ये एक टर्म है, सबसे पहले यूज़ हुआ था फेमिनिस्ट फिलोसफर जूडिथ बटलर ने इसको यूज़ किया था। फेमिनिस्ट फिलोसफर इनको कहा जाता है। कब? 1990 में। कब? 1990 में, ठीक है। और क्या बता सकते हैं? हाँ, बुक कौन सी बुक में आया था? जेंडर ट्रबल, जेंडर TROUBLE, जेंडर ट्रबल नाम की इनकी बुक थी, उसी में इन्होंने जो, और वो आर्ग्यूज जो फेमिनिस्ट फिलोसफर हैं जूडिथ बटलर, लेडीज़ हैं ये, जेंट्स मत समझ लेना इनको, जूडिथ बटलर, ठीक है, लेडी हैं। और सी आर्ग्यूज, उन्होंने बहस की थी इस चीज़ को लेकर के कि जो बॉर्न मेल या फिर फीमेल हैं जो पैदा हुए हैं वो अपने बिहेवियर को डिटरमाइन नहीं करते हैं ना,
इंस्टेड पीपल, बल्कि पीपल लोग जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनको ढालते हैं कि कैसा बिहेवियर उनको करना है। तो जेंडर परफॉर्मेटिविटी मतलब तुम लड़की हो तुमको ये करना है, तुम बॉयज़ हो तो तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम गर्ल्स हो तुम ये काम नहीं कर सकती हो। तो ये सब चीज़ें कौन बताता है हमें? तो हमें दूसरे बताते हैं। कोई भी लड़का या लड़की जब पैदा हो जाएगा तो मेल या फीमेल वो खुद नहीं डिटरमाइन करता है कि उसको क्या करना होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही मत समझ लेना इसको आप। तो हु सेड, किसने कहा कि देयर इज़ नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये जैक्स डेरिडा का मानना था कि टेक्स्ट से बाहर कुछ भी नहीं है, है ना, जैक्स डेरिडा। चलिए, ये थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा है, क्वेश्चन लेंदी था इसलिए फ़ॉन्ट छोटा करना पड़ा मुझे। तो द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक कंपिटेंस इज़ व्हाट वी मे कॉल द क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज, दैट इज़ द स्पीकर्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू सेंटेंस, है ना। स्पीकर की जो एबिलिटी होती है नया सेंटेंस प्रोड्यूस करने की। तो दिस इज़ अ कोट, ये कोट किसके द्वारा है और हु इज़ हियर टॉकिंग, और कौन यहाँ पर बात करना चाहता है इसके बारे में ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ जो गाइज है वो बी ऑप्शन है। नाम चॉम्स्की का ऐसा मानना था और वो जनरेटिव कैपेसिटी की बात यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, नाम चॉम्स्की का मानना है और जनरेटिव कैपेसिटी की वो बात यहाँ पर कर रहे थे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हाँ, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन। तो आपको इसमें बताना है फिगर ऑफ स्पीच। तो ये काफ़ी फेमस लाइन है और काफ़ी लोगों ने आपको इसे बताया होगा फिगर ऑफ स्पीच। तो इसमें गाइज 2 तरह के फिगर ऑफ स्पीच हमें मिलेंगे, कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। देखिए, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग नन ऑफ द अबव भी लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन पैराडॉक्स भी है यहाँ पर गाइज। इसमें एपीग्राम भी माना जाता है, एपीग्राम भी माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक विटी लैंग्वेज में कहा गया है। विटी लैंग्वेज में कोई ऐसी बात जो थोड़ी थोड़ी सच भी हो, उसी को तो हम एपीग्राम कहते हैं। तो यहाँ आप देखें कि पैराडॉक्स भी है भाई, चाइल्ड भी है और फादर ऑफ मैन भी है। मतलब चाइल्ड फादर कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको विरोधाभास नज़र आ रहा है ना, विरोधाभास नज़र आ रहा है स्टेटमेंट के अंदर। तो बल्कि कन्फ्लिक्टिव वर्ड जो है वो एक साथ नहीं यूज़ है, बट यहाँ पर है। ठीक है, तो पैराडॉक्स भी है इसमें और गाइज नन ऑफ द अबव भी। तो थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को सर्च करें और देखें अच्छे से कि इसमें क्या है। ठीक है, और मुझे आंसर जरूर कीजिएगा, मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि मैम इसका आंसर ये हमें मिला। ठीक है, चलिए। द सन केम अपॉन द लेफ्ट आउट ऑफ द सी केम ही एंड ही शॉन ब्राइट एंड इन द राइट वेंट आउट इन द सी। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, हाइपरबोली है, एलिटरेशन है, ओनोमेटोपिया है, पर्सोनिफिकेशन है। तो गाइस हम लोग डी ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि द सन केम अप डाउन, है ना, जो सन है वो नीचे ऊपर जा रहा है। तो गाइस देखिए, सन तो जा नहीं सकता है, वेंट डाउन इनटू द सी, और समुद्र में अंदर चला गया, नीचे चला गया है। तो भाई उसके पैर तो है नहीं सूरज के, है ना, तो उसको कैसे यहाँ पे एक पर्सन की तरह प्रेजेंट किया गया है, इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन माना जाएगा। नेक्स्ट है, अब आपके ग्रामर के क्वेश्चन आ गए हैं। 20 तक के आपके ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, देखिए इनको अच्छे से और आंसर पुट कीजिएगा कि कौन सा आपका बन रहा है। तो यहाँ इसको पढ़िए आप अच्छे से। और गाइज ये पिछले एग्ज़ाम में आया था, यानी कि 2021 में ये क्वेश्चन आया था। आई हैज़ बीन देयर सिचुएशन डिफरेंट, तो आई वॉज देयर सिचुएशन वॉज डिफरेंट, हैड आई बीन देयर। तो गाइज यहाँ इस सेंस में होता है कि अगर मैं वहाँ पर होता, है ना, अगर मैं वहाँ पर होता ना, यदि मैं वहाँ पे होता सिचुएशन डिफरेंट होती। तो यहाँ कौन सा हमारा पेयर सही बन रहा है? तो देख, हैज़ बीन तो होता नहीं है ऐसी सिचुएशन में कभी भी, या तो हम यहाँ पे इफ़ लगाते हैं, है ना, इफ़ आई वर ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर इफ़ नहीं लगाएंगे ना तो हम हैड का यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को आप याद रखें कि यदि इफ़ को हम अगर स्किप कर रहे हैं तो हम वहाँ पे हैड का यूज कर सकते हैं, एक ही सेंस में माना जाएगा। तो हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन, तो ये गलत है, क्योंकि गाइज सॉरी, हाँ ये सही है आपका, जो सी ऑप्शन है गाइज वो सही है ना, क्योंकि अगर हेड आता है ना तो हेड के साथ वुड हैव बीन आएगा, और हेड के साथ हैड बीन नहीं वुड हैव बीन आएगा। ठीक है, तो यही जो है हमारा सही बन रहा है ऑप्शन सी। ये थर्ड टाइप कंडीशनल क्लॉज है। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? फर्स्ट टाइप में आपका विल या शैल आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। सेकंड टाइप में आपका आता है वॉज या वर के साथ, क्या आता है? वॉज या वर के साथ आपका वुड आता है, और अगर आपका हेड आया हुआ है तो आपका वुड हैव बीन आता है। ठीक है, चलिए। एडवर्टिजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ़ दे वर ऑनेस्ट एंड हेल्प यू डिसाइड व्हाट टू डू बाय। ये कहना चाहते हैं कि एडवर्टीजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल, है ना, जो एडवर्टिजमेंट है वो
एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है यदि दे वर ऑनेस्ट, यदि वो ऑनेस्ट थे, एंड हेल्प यू डिसाइड व्हाट टू डू बाय। तो गाइस देखिए यहाँ पर कहा गया है अगर पहला क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट में है ना, तो हमारा सेकंड भी प्रेजेंट में होगा, तो यहाँ वर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, यही एरर है इसमें, और एरर ही पूछा गया है। तो यहाँ जो एरर है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे वर में एरर है, ठीक है, वर हमारा गलत है। आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, तो यहाँ ये मस्ट वर्ड जो है, आपको पता है कि मस्ट जहाँ बहुत ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, उसके लिए किया जाता है, जैसे कोई काम बहुत ज़रूरी हो, करना ही करना है, इस टाइप की सेंस में आता है। तो आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, तो कंपल्सन होगा, नेसेसिटी होता है, लाइक खुड होता है, ऑब्लिगेशन होता है। तो किस सेंस में आप यहाँ पर इसको यूज़ कर रहे हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ गाइज मस्ट का जो यूज़ हो रहा है वो नेसेसिटी के रूप में हो रहा है ना, नेसेसिटी, एज अ नेसेसिटी हो रहा है, जैसे कि आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, मुझे आज जो ये काम है ये फिनिश करना है ना, इस टाइप से ज़रूरत है, मतलब नहीं तो कल डंडे लगेंगे, है ना, स्कूल में जाके, तो आज करना ही पड़ेगा। वी शुड नेवर गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, है ना, हमें कभी भी जो चलती हुई गाड़ी से नीचे नहीं उतरना चाहिए, कभी भी नहीं उतरना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये जो नेवर है ये वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, किस सेंस में आप इसको यूज़ करेंगे। तो जो ये नेवर होता है ना, ये ऑलवेज गाइज एडवर्ब होता है, याद रखना आप लोग, ये जो है ऑलवेज क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट से प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए गाइज, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, इतनी मेहनत आपके लिए करती हूँ तो थोड़ा सा फर्ज आपका बनता है कि आप एक लाइक शेयर तो ज़रूर ही दे दें। तो आई वुड रादर रीड देन टॉक, तो यहाँ गाइज बात की गई है, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, वुड के लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, भाई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर तो हमें नज़र नहीं आ रही है ना, प्रीफ्रेंस है या फिर डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय भी नहीं है और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी नहीं, प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, संभावना तो है ही नहीं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आई वुड रादर आया हुआ ना, रीड देन टॉक, मतलब मैं पढ़ने से ज़्यादा बात करना पसंद करूँ, बोलने से ज़्यादा या पढ़ने करना पसंद करता हूँ। स्टॉप करूँगा इस टॉपिक पे। तो यहाँ पे एक प्रीफ्रेंस दिया गया है, जैसे आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है ना, तो आप कह दें जैसे चाय और कॉफ़ी में से मैं जो हूँ कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा, तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे आपको रेफरेंस देना होता है। तो आप यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं किसको, भाई आप टॉकिंग को रेफरेंस दे रहे हैं, तो यहाँ जो होते हैं वो रेफरेंस की होती है, ठीक है। तो हम ये ठीक है, प्रीफ्रेंस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आए होंगे, पसंद आए हैं तो कर दीजिएगा, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।